हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं। आज अपने हम एक नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। लर्निंग लर्निंग जो नर्सिंग एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लर्निंग इन ऑल द एस्पेक्ट। हम डेमोस्ट्रेशन सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उसमें लर्निंग किस तरह से होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लर्निंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या इसके सिद्धांत होते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस सी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग: एनी एक्टिविटी दैट कैन बी कॉल्ड लर्निंग। तो हम डेफिनेशन ऑफ लर्निंग देखने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं कि लर्निंग की परिभाषा क्या है। तो एनी एक्टिविटी दैट कैन बी कॉल्ड लर्निंग so far as it develops the individuals and makes his or her behavior and experience different from what they would otherwise have been। ये वुडवर्थ आरएस ने ये डेफिनेशन दी है, जिसके अंदर वो कहना चाह रहे हैं कि लर्निंग की डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी प्रकार की क्रिया, कोई एक्टिविटी को लर्निंग कहेंगे जिसके अंदर व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। इंडिविजुअल मीन्स डेवलपमेंट होता हो और उसके बिहेवियर और उसका एक्सपीरियंस चेंज होता हो। जो पहले वो था उससे वो अलग हो जाता है लर्निंग करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब नर्सिंग में थे तो हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। हम बहुत सारी चीज़ें हमको मेडिकल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन अब जब कोई भी चाहे कोई डिजीज़ हो, चाहे कोई डेमोस्ट्रेशन हो, चाहे किसी भी तरह का मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ होती है, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस है, उसका हमको नॉलेज है, वो चीज़ हमारे में डेवलप हो गई है, हमने लर्न कर लिया है। तो एक ऐसी क्रिया को लर्निंग कहेंगे जिसके द्वारा व्यक्ति का डेवलपमेंट हो और उसका बिहेवियर चेंज हो, उसका एक्सपीरियंस चेंज हो। क्योंकि पहले हमारा नर्सिंग में आने के पहले हमारा एक्सपीरियंस दूसरा था, नर्सिंग के आने के बाद हमारा एक्सपीरियंस दूसरा हो गया। तो एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड अदरवाइज हैव बीन। पहले हमारे पास जो नहीं था लेकिन अभी है। ये डेफिनेशन यदि आपको डिफ़िकल्ट लग रही तो एक सिंपल सी डेफिनेशन ये भी है, J.F. ट्रेवर्स ने दी है, जिसके अंदर कहा गया है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। वही चीज़, यही छोटी सी चीज़ बड़ी वाली डेफिनेशन में भी यही कहा गया, लेकिन थोड़ा सा उसको बड़ी कही है। अगर आप उसको लिख के याद कर सकते हो तो वो भी लर्निंग की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अगर एक छोटी डेफिनेशन लिखना हो तो लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है, ये एक क्रिया है वो जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाता है, हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का स्वभाव क्या है, लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लर्निंग कैसा है। तो हम अगर लर्निंग इसकी बात करते हैं तो बिहेवियरिस्ट व्यू, अगर इसके बिहेवियर के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें कि बिहेवियर कैसा लर्निंग का, तो लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मैन एंड अदर लिविंग बीइंग रिएक्ट टू द इन्वायरमेंट। क्या, जब हम लर्न कर लेते हैं, कोई चीज़ हम सीख जाते हैं, तो हमारा बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऐसा बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता है कि हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता मीन्स हमारा, क्योंकि हमको नॉलेज हो गया उस चीज़ की, और उस चीज़ को लेके कैसे हमको प्रतिक्रिया देना है वो हमारे व्यवहार में दिखता है, क्योंकि हम मेडिकल वाले हैं। क्योंकि एक जो नॉन मेडिकल उसका व्यवहार अलग रहता है, हमारा व्यवहार अलग रहता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, अगर बिहेवियरिस्ट वी में अगर इसको देखें कि ये बिहेवियर कैसे चेंज करता है, तो लर्निंग इज़ ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मैन एंड अदर लिविंग बीइंग रिएक्ट टू द इन्वायरमेंट। चाहे मेन हो, व्यक्ति हो या जानवर हो। जानवर जैसे फॉर एग्जांपल में आप लोगों ने देखा, डॉग की जो ट्रेनिंग होती है, भले वो एनिमल है लेकिन उसको भी अगर लर्न करवाएंगे तो उसका भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पहले जैसा वो
नहीं होगा। शुरू में अगर डॉग को आप बॉल फेंकोगे तो उठा के नहीं लाएगा, लेकिन जब आप उसको ट्रेन कर देंगे तो आप जैसे ही बॉल फेंकोगे वो दौड़ के जाके बॉल को उठा के ले आएगा। तो जो पहले उसका बिहेवियर था वो चेंज हो गया है, अब वो क्योंकि वो ट्रेंड हो गया, उसने लर्न कर लिए। तो अगर बिहेवियरिस्ट व्यू से हम देखें तो लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मैन एंड अदर लिविंग बीइंग रिएक्ट टू द इन्वायरमेंट, क्योंकि हम इन्वायरमेंट में रह के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो इन्वायरमेंट को लेके कैसे रिएक्ट करना है वो सब सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में आ जाता है। दूसरा नेचर ऑफ लर्निंग में क्या है, ये है गेस्टाल्ट व्यू। गेस्टाल्ट व्यू है, तो गेस्टाल्ट व्यू में क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लर्निंग डिपेंड ऑन गेस्टाल्ट और कन्फिगुरेशन या होलनेस ऑफ द सिचुएशन। लर्निंग इज अ टोटल रिएक्शन टू द टोटल सिचुएशन। ये गेस्टाल्ट व्यू एक साइंटिस्ट है जिसका गेस्टाल्ट व्यू कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लर्निंग डिपेंड ऑन द गेस्टाल्ट और कन्फिगरेशन, या जो भी सिचुएशन, इंसान सिचुएशन के हिसाब से लर्न करता है। जिस तरह से उसका सिचुएशन दिया जाएगा, जिस तरह के उसको इन्वायरमेंट दिया जाएगा, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सीखेगा। तो गेस्टाल्ट व्यू अकॉर्डिंग टू दिस लर्निंग डिपेंड ऑन द गेस्टाल्ट और कन्फिगरेशन या होलनेस ऑफ द सिचुएशन। लर्निंग इज ए टोटल रिएक्शन टू द टोटल सिचुएशन। टोटल रिएक्शन टू द टोटल सिचुएशन। अब हार्मिक व्यू की अगर हम बात करते हैं तो हार्मिक व्यू में नेचर ऑफ लर्निंग कैसा होता है, तो दिस व्यू वॉज डेवलप्ड बाय मैकडोगल। इट इज स्ट्रेस्ड ऑन द पर्पसफुल नेचर ऑफ द लर्निंग। हार्मिक व्यू में क्या है कि ये हार्मिक व्यू किसने डेवलप करा था, मैकडोगल करके साइंटिस्ट है। इसने इट स्टेज ऑन द पर्पसफुल नेचर ऑफ द लर्निंग। इसने किस चीज़ पे जोर दिया था कि लर्निंग हमेशा कैसी होती है, लर्निंग का नेचर कैसा होता है, पर्पसफुल होता है। अगर हमको किसी चीज़ को हमारा पर्पस हो सीखने का तो हम तो ही सीखते हैं, अदरवाइज हमको किसी चीज़ को सीखने का हमारा पर्पस नहीं रहता है तो हम उसको अननेसेसरी कोई चीज़ को हम सीखते नहीं है। तो ये हार्मिक व्यू ये है कि नेचर ऑफ द लर्निंग कैसा है, पर्पसफुल नेचर ऑफ द लर्निंग। जैसे लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। गोल डायरेक्टेड मतलब जो हमारा एम होता है, हम उस एम के हिसाब से हम उसमें लर्निंग सीखते हैं। जैसे बच्चों को भी हमको कुछ सिखाना रहता है तो हमारा गोल ये रहता है, हमारा एम ये होता है कि बच्चा सीख जाए। तो इस तरह से हार्मिक व्यू। देन ट्रायल एंड एरर व्यू। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं एकदम से नहीं सीख जाते हम पहले ट्रायल करते, फिर हमसे गलतियां होती है, फिर कोशिश, रिपीटेशन, लर्निंग बाय डूइंग फिर हम करते हैं, फिर हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, फिर धीरे धीरे ये होता है कि फिर हमसे गलतियां होना बंद हो जाती है। उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर व्यू। तो दिस व्यू वॉज पुट फॉरवर्ड बाय थॉर्नडिक। ही कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम इसमें ये भी देखें कि लर्निंग इज ए प्रोसेस, ट्रायल एंड एरर व्यू। दिस व्यू वाज पुट फॉरवर्ड बाय द थॉर्नडिक। ही कंडक्टेड मेनी experiments on dog, cats and fish and concluded that most learning takes place by trial and error। क्योंकि जब भी ये मैंने बताया ना, ऊपर भी एक एग्जांपल दिया था कि डॉग है, केट है, फिश है, देखो ये चीज़ को, इनको भी अगर प्रॉपर ट्रेन किया जाए तो ये लोग भी सीख जाते हैं, लेकिन ट्रायल और एरर से। पहले गलतियां करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर गलती होगी, फिर सीखेंगे। तो इसी तरह से तो ये बिहेवियर व्यू, इसकी नेचर ऑफ, अगर नेचर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो बिहेवियरिस्ट व्यू है, गेस्टाल्ट व्यू है, हार्मिक व्यू है और ट्रायल एंड एरर। तो दीज आर द नेचर ऑफ द लर्निंग। अब हम देखते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस कैसी होती है। लर्निंग इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स। एकदम से हम व्यक्ति सीखता नहीं है, लर्निंग को अलग अलग स्टेप्स में बांटा गया है। तो पहला स्टेप मोटिव्स ऑफ लर्नर, दूसरा स्टेप है एस्टैब्लिशिंग द गोल, तीसरा टीचर स्टूडेंट एडजस्टमेंट, चौथा चेंज इन बिहेवियर ऑफ द पीपल और पांचवा है फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये लर्निंग प्रोसेस है। सपोज अगर शॉर्ट नोट भी आ जाए या लर्निंग प्रोसेस भी, डिफाइन लर्निंग, राइट द नेचर ऑफ द लर्निंग, तो आप एक डेफिनेशन लिख के नेचर ऑफ द लर्निंग, मैं आपको PDF भी भेज दूंगी जो डिटेल रहेगा, क्योंकि इतनी पूरी डिटेल का वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा।
तो मैं बना के वो PDF डाल दूँगी, ठीक है। तो लर्निंग इज़ ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो ये प्रोसेस है एक टाइप की। तो इसके अंदर पहली स्टेप आती है मोटिव्स ऑफ लर्नर। मोटिव्स ऑफ लर्नर ये है कि उसके अंदर से उसकी डिज़ायर क्या है, उसके अंदर से इच्छा क्या है, मोटिव ऑफ लर्नर। जैसे सपोज किसी को कार ड्राइव सीखना है, तो उसका मोटिव क्या है कि उसको कार सीखना है। तो मोटिव्स ऑफ लर्नर, पहले तो उसका अंदर से इच्छा होनी चाहिए, और जब तक सामने वाले की मोटिव्स नहीं होगी, इच्छाएं नहीं होगी, और लर्निंग इतना आसान नहीं होगा। पहले हमको डिज़ायर्ड होनी, हमारा मोटिव होना चाहिए सीखने का। तो नंबर 1 पहली स्टेप क्या है, मोटिव ऑफ द लर्नर। लर्नर मतलब सीखने वाला, मोटिव मतलब उसके अंदर की इच्छा। फिर दूसरी स्टेप क्या होती है, एस्टैब्लिशिंग द गोल। वो अब उसकी इच्छा तो है कार सीखने की, लेकिन क्या करेगा वो सोचता ही रहेगा क्या, नहीं। उसकी नेक्स्ट स्टेप आएगी एस्टैब्लिशिंग द गोल। वो अपना एक उद्देश्य सेट कर लेगा कि हाँ मुझे अब सीखना ही है। एक सोचना अलग चीज़ है और करना एक अलग चीज़ है। तो दूसरी स्टेप आ जाएगी एस्टैब्लिशिंग द गोल। वो बिल्कुल मुझे इतने समय में मुझे कार सीखना है, या इतने समय में मुझे ये पढ़ाई करना है, ये इतने टाइम में मुझे ये डेमोस्ट्रेशन सीखना है, या जो भी मुझे करना है इतना मुझे सीख लेना है इतने टाइम ड्यूरेशन में। तो पहले तो मोटिव्स ऑफ लर्नर होना चाहिए। दूसरी प्रोसेस क्या है, एस्टैब्लिशिंग द गोल। वो एक उस उद्देश्य इस्टेब्लिश कर लेगा, एक अपना गोल, अपना उद्देश्य सेट कर लेगा। थर्ड नंबर पे क्या होगा, फिर टीचर स्टूडेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो जिनके द्वारा आप सीखने जा रहे हो, क्योंकि लर्निंग ऐसी है कि आप अकेले नहीं सीख पाओगे। अगर सपोज करो आपको कार सीखना है, आपकी इच्छा है, मोटिव है, ओके, फिर आपने गोल बना लिया कि ठीक है यार मेरे को आप इतने दौरान मुझे सीखना ही है। लेकिन तीसरा क्या है कि टीचर स्टूडेंट एडजस्टमेंट। जो भी आपका जो ट्रेनर है, कार सिखाने वाला है, या आपकी क्लास में जो टीचर है या डेमोस्ट्रेटर है जो आपको सिखाने जा रहा है, या क्लिनिकल में जो टीचर्स आप लोगों को सिखाने आते हैं, तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसा होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए, एक कॉपरेशन होना चाहिए। अगर टीचर स्टूडेंट के बीच में कॉपरेशन नहीं रहेगा, टीचर स्टूडेंट के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, टीचर्स स्टूडेंट टीचर को पसंद नहीं करेंगे, या किसी भी तरह के कोई मिसबिहेव हो गया, कुछ भी हो, तो माल एडजस्टमेंट हो जाएगा। जब तक एडजस्टमेंट टीचर और स्टूडेंट के बीच में एडजस्टमेंट, एक रेस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट नहीं बनेगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो वो लर्निंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। फोर्थ नंबर पे आता है चेंज इन बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल। जब एडजस्टमेंट टीचर और स्टूडेंट के बीच में एडजस्टमेंट रहेगा, एक रेस्पेक्टेबल इन्वायरमेंट रहेगा, तो क्या होगा, और जब बच्चा लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, ये एडजस्टमेंट टीचर और स्टूडेंट के बीच में एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट होगा मतलब बच्चा क्या कर रहा, सीख रहा है, लर्निंग कर रहा, और लर्न करने के बाद होगा चेंज इन बिहेवियर ऑफ द पीपल। क्योंकि जो पीपल मतलब स्टूडेंट, तो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल हो जाएगा, क्योंकि वो सीख रहा है। जो उसके पुराने कॉन्सेप्ट थे, जो उसकी पुरानी भ्रांतियाँ थी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, वो सब निकलती जा रही है, और उसके दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, और नया कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। जो उसका पुराना बिहेवियर था, तो उसका एक, अब आप लोग भी जैसे कर लोगे, पोस्ट बेसिक BSc कर लोगे, तो आपका एक बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि नॉलेजेबल हो जाओगे, और नॉलेजेबल हो जाने के बाद आप लोगों का चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट हो जाएगा। देन फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन ऑफ बिहेवियर। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका बिहेवियर आपने चेंज कर लिया, चेंज हो गया तो परमानेंटली चेंज हो गया। एक मेडिकोस, जब हम नॉन मेडिकोस से हम मेडिकोस की, जब मेडिकल की लाइन में आती है, तो हम बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें हो जाती हैं, हम वो सीख लेते हैं। तो क्या हम उसको अपने व्यवहार में लाना छोड़ देते हैं क्या? नहीं, वो परमानेंट हमारा एक फिक्सेशन हो जाता है, हमारा व्यवहार फिक्स हो जाता है। तो फिक्सेशन ऑफ द स्टेबलाइजेशन, फिक्सेशन का समझ लो, या स्टेबलाइजेशन ऑफ बिहेवियर। तो लर्निंग प्रोसेस कैसी है? फर्स्ट स्टेप में क्या है? मोटिव ऑफ द लर्नर। दूसरा क्या है? एस्टैब्लिशिंग द गोल। नंबर 3 पे क्या है? टीचर स्टूडेंट एडजस्टमेंट। और जब टीचर स्टूडेंट इस एडजस्टमेंट चल रहा है, बच्चा लर्न करना, तो उसके बाद क्या होगा? बच्चे का चेंज इन बिहेवियर आ गया, और चेंज इन बिहेवियर के बाद वो उसका परमानेंट नेचर बन गया है,
कि टीचर को कैसे रेस्पेक्ट देना है, क्लासेस कैसी लेनी है, क्लिनिकल में कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें हमारा एक बार जो नेचर में जो चीज़ें आ जाती है नॉलेज गेन करने के बाद, जब तक हमको नॉलेज नहीं रहता जब तक तो हमको उनको समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम पर्टिकुलर चीज़ को समझ लेते हैं, टीचर को समझ लेते हैं या पर्टिकुलर चीज़ को हम समझ लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है और वो व्यवहार फिर कैसा हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो ये कभी आपको कभी शॉर्ट नोट वगैरह में भी आता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो ये मोटिव्स ऑफ लर्नर, एस्टैब्लिशिंग द गोल, देन टीचर स्टूडेंट एडजस्टमेंट, देन चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल, देन फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन ऑफ बिहेवियर। लेट अस सी द नेक्स्ट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, वो हमने नेचर ऑफ द लर्नर पढ़ा था, ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो इट इज़ यूनिटरी। पहला नंबर क्या है कि लर्निंग कैसी होती है, यूनिटरी होती है। देन यूनिटरी मीन्स एक होल। लर्निंग क्या है कि पूरा होल पार्ट सीखते हैं हम। यूनिटरी ऐसा नहीं कि लर्निंग का कुछ आधा सीख लिया, हाँ, तो लर्निंग क्या है कि लर्निंग ये पूरा सिखाता है। लर्निंग इज़ यूनिटरी इन नेचर, इट इज़ इंडिविजुअल और इट इज़ पर्पसफुल, ठीक है। इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, इट इज़ यूनिटरी, दूसरा इट इज़ इंडिविजुअल, क्योंकि लर्निंग ग्रुप में भी सीखते हैं और इंडिविजुअल भी सीखते हैं। तो इट इज़ यूनिटरी, इट इज़ इंडिविजुअल, इट इज़ पर्पसिव। पर्पसिव इसलिए है क्योंकि बिना पर्पस के, यदि हमारा पर्पस नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, तो हम नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। तो इट इज़ यूनिटरी, इट इज़ इंडिविजुअल, इट इज़ पर्पसिव। ये पर्पसिव मतलब उद्देश्यपूर्ण। और क्या है, क्या बोलता, इट इज़ क्रिएटिव। और क्या है इसका कैरेक्टर, ये क्रिएटिव होती है। लर्निंग क्या होती है, क्रिएटिव होती है। लर्निंग करने सीखने के बाद ये क्रिएटिविटी आ जाती है। देन इट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। लर्निंग सीखने के बाद क्या होता है व्यक्ति में, ये व्यक्ति का व्यवहार क्या कर देती है, चेंज कर देती है। देन इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये लर्निंग का क्या है कि ये जो हमारे जो एक्सपीरियंस है उनको हम एक टाइप से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। पहले क्या हमारा नॉलेज थोड़ा सा बिखरा हुआ रहता है, हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ को हम सीख लेते हैं तो सीखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस कैसा हो जाता है, एक ऑर्गेनाइज वे में हो जाता है। इट हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प टू मेक चॉइस इन लाइफ। लर्निंग हम पर्टिकुलर चीज़ को क्यों सीखते हैं, क्योंकि हमारी कोई चॉइस रहती है। तो इट हेल्प टू मेक द चॉइस इन लाइफ, इट हेल्प टू ब्रिंग चेंज इन द लाइफ। इनमें ज़्यादा कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। इट हेल्प टू ब्रिंग द चेंज इन द लाइफ। लर्निंग क्या करती है, हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज, जैसे हमने देखा कि बिहेवियर भी चेंज कर देती है इंसान का। तो इट हेल्प टू ब्रिंग चेंज इन द लाइफ। और क्या करता है ये, इट हेल्प इन कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। लर्निंग अगर हमारी कंटिन्यूस लर्निंग चलती रहेगी तो ये हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी हमारी मदद करती है। देन इट ट्यून्स विद द ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर फील्ड। लर्निंग हमको ट्रेंड्स के हिसाब से होना चाहिए कि प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, जो प्रेजेंट सिनारियो में क्या चल रहा है। तो लर्निंग जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं तुमको कोरोना का ही एग्जांपल दे देती हूँ कि एक ट्रेंड बन गया है अभी। पहले ट्रेंड नहीं था कि बिल्कुल ग्लोव्स है, बिल्कुल हम हैंड वॉशिंग और सैनिटाइज़र, और जैसे हम क्लिनिकल प्रैक्टिस करते थे तो हमको किट पहनते थे, वो सब नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है कि एक हमने लर्न कर लिया है कोरोना के साथ कैसे जीना है, कोरोना के साथ हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसा करना है। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, इसका मतलब तो है नहीं। जब आप स्टाफ बन के जाओगे, वापस अपनी जगह पे जाओगे, तो आपको ऐसे स्टाफ तो काम करना ही पड़ेगा। तो अब आपको अपने वो ट्रेंड के हिसाब से आपने सीख लिया है कि हमको अपने ट्रेंड में रह करके किसी ट्यून्स बनानी, एक एडजस्ट ट्यून्स मीन्स एडजस्टमेंट करना है। तो इस तरह से एक नए फील्ड में इस तरह जा कर के हमको अपने आप से कैसे एडजस्ट करना है। तो अगर हम एक बार और देख लेते हैं तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। तो इट इज़ यूनिटरी, इट इज़ इंडिविजुअल, इट इज़ पर्पसिव, it is creative,
it modified the behavior of the individual, it help in the organization of experience, it help to make choice in life, it help to bring change in life, it help in continuous professional development, it tunes with the trends and development in particular field. तो ये इसके बारे में एक अगर शॉर्ट नोट भी, लर्निंग करके शॉर्ट नोट भी आता है, तो लर्निंग शॉर्ट नोट आता है तो आप एक डेफिनेशन लिख दीजिए। फिर हमने उसमें वो देखा, क्या देखा था, नेचर ऑफ द, वो देखा था, ये यहाँ से डेफिनेशन लर्निंग की आती है तो हम डेफिनेशन लिख दें, ठीक है, चाहे बड़ी नहीं लिख पाओ तो छोटी लिख दो। उसके बाद हम नेचर ऑफ, ये नेचर ऑफ लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग, फिर नेचर ऑफ लर्निंग के बाद लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, देन छोटा क्यों नहीं हो रहा है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, उसके बाद टीचिंग। अब ये दूसरी क्लास है, इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लर्निंग टीचिंग एक साथ है, तो अब हम टीचिंग देखते हैं, वो लर्निंग थी, अब टीचिंग क्या है। तो ऐसे इसमें पहले हमको मीनिंग ऑफ टीचिंग देखना पड़ेगा कि मीनिंग, टीचिंग का जो मीनिंग क्या है। तो टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंसेस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ द अनदर पर्सन। ये भी लर्निंग टीच से मिलती जुलती है। तो टीचिंग इज द फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। इंटरपर्सनल किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचर मैच्योर पर्सनालिटी का व्यक्ति है, स्टूडेंट इमेच्योर पर्सनालिटी का व्यक्ति का वो है। तो इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस मीन्स टीचर अपनी पर्सनालिटी के द्वारा बच्चों को वो पढ़ाता है और एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस डालता है, वो प्रभाव डालता है कि क्यों ले, उसका उद्देश्य क्या है, टू चेंज द बिहेवियर एंड पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। वो उसको टीचिंग कराएगा तो होगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा और उसके अंदर के जो पोटेंशियल्स हैं वो बाहर आएंगे, अनदर पर्सन के पोटेंशियल्स बाहर आते हैं। ये अमेरिकन एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन कमीशन ने ये डेफिनेशन दी थी। तो इनका मीनिंग ऑफ टीचिंग में क्या है, क्या टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ द अनदर पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज करवाना और उसका इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस करवाना, इस तरह से ये डेफिनेशन। एक छोटी डेफिनेशन बुर्टन ने दी है। बुर्टन क्या कहते हैं कि टीचिंग इज ए स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। ये डेफिनेशन अगर आपको छोटा लग रही तो ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टीचिंग इज ए स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब क्या, किसी चीज़ को मोटिवेट करना या किसी चीज़ को उत्तेजित कर देना। तो टीचिंग क्या है, एक स्टिमुलेशन है, एक गाइडेंस है, एक डायरेक्शन है और इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग को इनकरेज करना, इसी को टीचिंग कहते हैं। तो टीचिंग इज ए स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन, क्योंकि टीचर डायरेक्शन भी देते हैं स्टूडेंट को, गाइड भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं, है ना। तो टीचिंग इज ए स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन, इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। ये बुर्टन ने दी थी ये टीचिंग की स्पेलिंग डेफिनेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ, जैसे हमने लर्निंग का नेचर देखा था वैसे हम टीचिंग का नेचर देखें। टीचिंग का नेचर कैसा होता है, तो टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग क्या है, इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। जैसा किसी के तीन पिलर होते हैं ना, तो टीचिंग इज ए ट्राइपोलर। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या होता है कि तीन चीज़ें आ जाती, एक स्टूडेंट, दूसरी तरफ टीचर और तीसरी तरफ रहेंगे उसकी टीचिंग लर्निंग मेथड, किस मेथड से वो पढ़ा रहा है। तो टीचर, स्टूडेंट एंड टीचिंग लर्निंग मेथड, किस मेथड से वो पढ़ा रहा। तो क्या है, टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। देन टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं होता है कि टीचर पढ़ाते जा रहा हो, स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं है, या कोई स्टूडेंट कोई बैठे हैं और इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो ये टू वे प्रोसेस होती है। इसके अंदर स्टूडेंट को अटेंटिव रहना पड़ता है,
स्टूडेंट को इंटरेक्टिव रहना पड़ता है, तभी उसे समझ में आ जाएगा। तो टीचिंग इज़ ए इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग टेक्स प्लेस एट द मल्टीपल लेवल। टीचिंग टेक्स प्लेस एट मल्टीपल लेवल। टीचिंग के जो पढ़ाने के टीचिंग द्वारा बहुत सारे लेवल है टीचिंग करने के। जैसे हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ी थी, कोई एक मेथड है क्या? कितनी सारी मेथड है। डेमोस्ट्रेशन मेथड है, डिस्कशन है, लेक्चर है, सिमुलेशन है और फील्ड ट्रिप है, बहुत सारे। मैंने PDF भेजा है आप लोगों को। तो टीचिंग टेक्स प्लेस एट मल्टीपल लेवल। देन टीचिंग मस्ट बी प्लान। टीचिंग कैसी होना चाहिए? प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे आप लोगों को भी कोई क्लास भी, आप लोगों को जो नर्सिंग एजुकेशन में आप सिलेबस में देखना, आप लोगों को एक एक क्लास लेना है हर स्टूडेंट को। तो मैं टॉपिक दूंगी, आप लोगों को एक एक क्लास लेना है। आप देखना उसका सिलेबस खोल के पीछे की तरफ। तो क्या है कि टीचिंग इज़ ए ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग टेक्स प्लेस एट मल्टीपल लेवल। टीचिंग ऐसा नहीं कि एक ही लेवल में पढ़ाई जाती। टीचिंग करने के बहुत सारे लेवल होते हैं। देन टीचिंग मस्ट बी प्लान। ये बिना प्लान के अगर अब टीचर बिना प्लान के क्लास में चला जाएगा तो उसे समझ में ही नहीं आएगी कहाँ से पढ़ाना, क्या पढ़ना है। तो टीचिंग मस्ट बी प्लान। देन टीचिंग नीड इफेक्टिव रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। टीचिंग में जो आप कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हो टीचर, उसका एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट और बच्चों के बीच में। और वो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत या पढ़ाने का ढंग है, जो टीचर की भाषा है वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जो टीचिंग में बहुत मदद करती है। टीचर की जो लैंग्वेज है बच्चों को पढ़ाने में, उसको समझने में बहुत मदद करती है। देन टीचिंग इज़ द मोटिवेशन टू लर्न। जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर किसी चीज़ को मोटिवेट भी करता है, मोटिवेट टू लर्न, कि तुमको ये पढ़ना है, तुमको ये करना है ना, तुम ऐसा करोगे तो तुम परीक्षा में तुम पास हो जाओगे, इतनी मेहनत करना है। ये सब एक टाइप का मोटिवेशन भी, टीचर पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेशन भी। तो टीचिंग इज़ द मोटिवेशन टू लर्न। देन टीचिंग इज़ गाइडेंस। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था कि टीचिंग एक गाइडेंस है, डायरेक्टर है, डायरेक्शन है। तो टीचिंग इज़ ए गाइडेंस। देन टीचिंग इज़ ए प्रोफेशनल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है? एक प्रोफेशनल एक्टिविटी भी है। देन टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है? एक टाइप का आर्ट भी है, क्योंकि टीचिंग में एक कलात्मक ढंग से पढ़ाना या उसके अंदर साइंस के साथ में लेकर के पढ़ाना। तो टीचिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये आर्ट और साइंस, ये कला भी है और साइंस भी है। देन टीचिंग हेल्प अटेन इंफॉर्मेशंस, नॉलेज एंड स्किल्स। तो टीचिंग के द्वारा जब टीचिंग करते हैं तो बच्चे उससे एक उसको नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ मिलती है, नॉलेज मिलता है और स्किल डेवलपमेंट होती है। ये सारी नेचर ऑफ टीचिंग है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं कि टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो टीचिंग प्रिंसिपल हेल्प टीचर डेवलप एन इंसाइट रिगार्डिंग देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू टीचिंग। तो क्या है, टीचिंग प्रिंसिपल जो टीचिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं उसके द्वारा वो टीचर को हेल्प करते हैं। किसके लिए? कि पर्टिकुलर चीज़ में उनकी स्ट्रेंथ कितनी होना चाहिए या उनके वीकनेस क्या क्या है, और वो पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर के अपने बच्चों को कितनी इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हैं या देना है। ये सब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में टीचर को भी मदद करता है, एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल रहता है। द नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आर डिस्कस्ड अंडर 2 सब हेडिंग्स। तो जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, उनको 2 सब हेडिंग में बांटा गया है। तो एक तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और दूसरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। कौन कौन से हैं? जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, दूसरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या है? तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या है? डिफाइन एम, एक्टिविटी। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में तो मतलब जनरल प्रिंसिपल्स तो ये है कि भाई आप जब किसी चीज़ को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका एम, डिफाइन एम, जनरल प्रिंसिपल डिफाइन एम। दूसरा क्या है? एक्टिविटी, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। अब सपोज करो कि भाई मैं टीचर ने सोच लिया कि भाई आपको एक एंटीनेटल असेसमेंट सिखाना है, मैटरनल हेल्थ में एक एंटीनेटल, तो वो उसने अपना एम बना लिया, डिफाइन एम,
ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी, फिर वो आपको क्या दिखाएंगी, एंटीनेटल असेसमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, टीचर करके दिखाएगी तो लर्निंग बाय डूइंग, फिर उसके बाद बच्चों से करवाएंगे। तो डिफाइन एम, दूसरा एक्टिविटी, तीसरा प्रिंसिपल्स ऑफ, डिफाइन एम एक्टिविटी मतलब लर्निंग बाय डूइंग, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक कोरिलेशन, देन प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, इसके अंदर टीचर की प्लानिंग या स्टूडेंट की प्लानिंग। तो ये अगर जनरल प्रिंसिपल्स के हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में तो डिफाइन एम, एक्टिविटी, प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग जैसे अपन ने कहा है कि टीचिंग प्लान होना चाहिए, तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग हो गया। देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि टीचर कुछ और तैयार, जैसे फॉर एग्जांपल पीपीएच पे क्लास तैयार करके गई है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा प्रिंसिपल ने बोल दिया कि अरे उनको आप थोड़ा सा वो बता दीजिए क्योंकि ये करंट सिनारियो में चल रहा है या कोई मेडिकल से रिलेटेड, या आप एक काम करिए मैडम, ये इन पे प्रिवेंशन ऑफ कोरोना या आप है ना कोविड-19 से रिलेटेड इनको पढ़ा दीजिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, वो कहे कि नहीं मैडम मैं तो पीपीएच तैयार करके आई हूँ, तो समय लेकर के अगर कोविड के बारे में पढ़ाना है तो वो अपन चेंज कर सकते हैं। या फ्लेक्सिबिलिटी, कहने का मतलब ये है कि जो आप टॉपिक बिल्कुल इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी उस पर होना चाहिए समय के साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे आज यही पढ़ाना तो मैं तो यही पढ़ आई हूँ, ठीक है। तो ये अगर जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो डिफाइन एम, देन एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, then principles of flexibility and elasticity। अब अगर जनरल प्रिंसिपल्स, अब यही कंटिन्यूशन में चल रहा है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में, तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, जब भी हम टीचिंग करते हैं तो हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस है उनको भी हम यूटिलाइज करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, देन प्रिंसिपल्स ऑफ प्यूपिल सेंटर्डनेस, मीन्स यहाँ स्टूडेंट, जनरल प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, या प्रिंसिपल ऑफ पीपल सेंटर्ड मीन्स यहाँ विद्यार्थी सेंटर में होते हैं, विद्यार्थी फोकस्ड टीचर होते हैं इसमें। तो प्रिंसिपल ऑफ पीपल दिस सेंटर्डनेस, देन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, टीचर को ये भी ये प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं हर व्यक्ति में। क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, ये प्रिंसिपल टीचर को मालूम होना चाहिए कि सभी से एक जैसे आउटपुट की वो इच्छा नहीं करे। कुछ हमारी क्लास में कुछ एक्सीलेंट बच्चे होते हैं, जैसे क्रीम बच्चे, कुछ होते हैं हमारे पास एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो ये सारे बच्चे, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, देन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज है, तो टीचर्स को कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती, रणनीति बनानी पड़ती पढ़ाने के लिए, कि भाई वो बच्चों को पढ़ाएगा तो वो कौन से डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज़ करेगा या लेक्चर मेथड का यूज़ करेगा। तो ये टीचर पे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, जो भी स्ट्रेटजीज पढ़ाने के लिए बना रहे हैं वो, या पढ़ाने के लिए जो भी सामग्री या जो भी जिस तरह की वो रणनीति बना रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो इफेक्टिव होना चाहिए। देन प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिव इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल, टीचिंग के लिए एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, मोटिवेशनल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप है ना बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है और आप एक बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जो इन्वायरमेंट होना चाहिए घर में भी या क्लासरूम में, कंडक्टिव का मतलब होता है कि बच्चों का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो, बच्चे फोकस्ड रहे टॉपिक के ऊपर और क्लास के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिव इन्वायरमेंट। तो ये अगर जनरल प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो हमारे जनरल प्रिंसिपल यहाँ से शुरू होता है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ डिफाइन एम, एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, देन प्रिंसिपल्स ऑफ
this principle of utilizing past experience, then principles of pupil centeredness, principles of individual differences, then principle of effective strategies and instructional material, then principles of conducive environment and proper control. और जनरल प्रिंसिपल्स आगे और देखते हैं हम, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रीमेडिकल ट्रीटमेंट. अब जो मेडिकल में एजुकेशन होता है तो प्रिंसिपल्स डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग. जैसे हमारे मेडिकल में क्या होता है कि हम जब कोई बीमारी के बारे में पढ़ाते हैं तो जो हमारी टीचिंग होती है वो शुरू से लगा करके पूरे कंप्लीट का डायग्नोस्टिक और रीमेडियल का मतलब है, रेमेडियल का मतलब होता है मैनेजमेंट. हम हमारी टीचिंग ऐसा नहीं अधूरी नहीं होना चाहिए. तो प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, देन प्रिंसिपल ऑफ सजेस्टिवनेस, प्रिंसिपल्स ऑफ सजेशन. हम जैसे हम कहते हैं कि भाई ये पढ़ो, इसमें से इतना क्लास एग्ज़ाम में आता है, ये टॉपिक आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रिंसिपल ऑफ सजेशंस भी टीचर को यूज़ करना है. देन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रेसिवनेस, है ना, प्रोग्रेसिवनेस देखना पड़ता है ना. टीचर पढ़ाते जा रहा है लेकिन कोई प्रोग्रेसिव बच्चों में नहीं दिख रहा, तो उसको बीच बीच में कोई टेस्ट वगैरह ले करके बच्चों की प्रोग्रेस भी चेक करनी रहती है. देन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है तो हम हर बच्चे को किसी भी तरह का डाउट पूछने के लिए उसको आज़ादी है, ठीक है, या किसी भी तरह का हम उसके साथ कोई भेदभाव, रंग भेद, भाषा, कास्ट के आधार पे किसी भी तरह के हम स्टूडेंट के बीच में भेदभाव नहीं होता है. यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. देन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरेटिंग द माइंड. ये है ना, लिबरेटिंग द माइंड का मतलब होता है कि जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो बच्चों का माइंड एक लिबरल होना चाहिए. एक लिबरल माइंड इस तरह से होना चाहिए कि वो उसे केवल सीखना है, किसी तरह का उसके मन में किसी तरह का मतभाव या मतभेद वाली बात नहीं होना चाहिए. उसका माइंड फ्री माइंड होना चाहिए. किसी भी तरह का टेंशन या किसी भी तरह का उसको एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. तो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरेटिंग द माइंड. अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, पहले हमने जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, तो अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. तो अब साइकोलॉजिकल जैसे कहा गया कि साइकोलॉजी, यहाँ पर किसकी साइकोलॉजी की बात हो रही है, स्टूडेंट की भी साइकोलॉजी की एज वेल एज टीचर्स की साइकोलॉजी की भी बात करें. तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट, तो ये है कि आपकी टीचिंग ऐसी होना चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट करे और इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मोनोटोनस वे में पढ़ाए जा रहे हो लेकिन बच्चे को कोई समझ में नहीं आ रहा है या उसकी साइकोलॉजी को बिना समझे आप कंटिन्यू कर रहे हो. तो मोटिवेशन और इंटरेस्ट आपको आपका जो जनरल जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में पहला मोटिवेशन, इंटरेस्ट, कॉपरेशन किसके बीच में, टीचर स्टूडेंट के बीच में कॉपरेशन. देन क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएशन. एक आपकी टीचिंग में साइकोलॉजिकली आप उसमें कुछ क्रिएटिविटी डालो. ऐसा नहीं कहीं से उठा करके किताब से है पढ़ दिया छुट्टी करा, लेकिन आपकी टीचिंग में क्रिएटिविटी होना चाहिए और साइड बाय साइड बच्चों का रिक्रिएशन भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मूड चेंज होने के लिए कुछ रिक्रिएशन, सेंस ऑफ ह्यूमर भी टीचिंग के बीच में होना चाहिए. तो क्या होता है कि बच्चे बीच बीच में बोर नहीं होते. तो कैसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है मोटिवेशन, इंटरेस्ट, कॉपरेशन, देन क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएशन, देन प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड काइंडनेस. टीचर को एक सिंपैथी भी होना चाहिए, देन काइंडनेस होनी चाहिए, देन प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज. तो जब भी हम टीचिंग करते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें एक रिपीटेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं होना कि एक सेंटेंस को एक बार बोल के छोड़ दिया. अगर कोई रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ रही तो आप उसको रिपीटेशन करिए या उसको एक्सरसाइज करवाइए. एक्सरसाइज मीन्स जब चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो कुछ एक्सरसाइजेज होती है वो भी उसका भी एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है. तो प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज. देन प्रिंसिपल्स ऑफ रेडीनेस. प्रिंसिपल्स ऑफ रेडीनेस मीन्स टीचर भी
किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए रेडी रहे, और बच्चों में भी किसी चीज़ को समझने के लिए रेडीनेस आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर बोले कि बेटा चलो अपन को क्लास लेना है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं सर आज नहीं, कि मैडम आज नहीं। तो इस तरह से ये चीज़ें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट और देखते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। अगले साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में ये कि प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड रेस्ट। तो वही बीच बीच में आप बच्चों को थोड़ा सा गैप दो या ब्रेक दे दो कि चलो भाई 5 मिनट का गैप ले लो, 10 मिनट का गैप ले लो। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड रेस्ट, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सेंसस। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग में हमारे प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सेंसस का मतलब ये होता है कि हम जब हम टीचिंग होती है तो हम अपनी आँखों के द्वारा सेंस आर्गन, जितने भी हमारे सेंस आर्गन है वो हमारे एक तरह से ट्रेंड हो जाते हैं। उनको हमको ट्रेनिंग, टीचर एक टाइप का टीचिंग करवाते समय एक ट्रेनिंग देता है किसको, स्टूडेंट की आई सेंस आर्गन है, कान है सेंस आर्गन, है ना। वो तो बच्चा क्या हो जाता है कि एक टाइप का रिसेप्टिव एटीट्यूड हो जाता है, वो हर चीज़ को सीखता चला जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सेंसस। देन प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, क्योंकि टीचिंग करते समय उसको बच्चों से फीडबैक लेना भी ज़रूरी है कि उसको क्लास कैसी लगी या समझ में आई कि नहीं। जब टीचर क्लास लेके जाता है तो ये ज़रूर पूछते हैं कि क्यों, कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि बस आगे पार्ट पीछे सपाट करते जा रहे हो। तो प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, यदि आपको कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मैडम अगर वो चीज़ हमको थोड़ी क्लियर नहीं हुई है, एक बार और समझा दो, तो रीइंफोर्समेंट, उसको उसी चीज़ को फिर दोबारा समझा दो। तो प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक का मतलब ये होता है कि पूरी क्लास एक टीम होती है और पूरी ग्रुप को पूरा एक सूत्र में बांध करके पढ़ाना रहता है। एक सूत्र में क्लास में एक वी फीलिंग आना चाहिए और सारे बच्चों में हर बच्चे का क्लास के अंदर अपना एक महत्व रहता है। तो ग्रुप डायनेमिक हमको बना के रखना है, ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना है। देन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी वही हमने पिछले भी देखा था कि आपकी टीचिंग में क्रिएटिविटी होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो किताब में लिखा है एज इट इज़ उठा के उसको वैसा के वैसा पढ़ा दिया। आप अपनी क्लास में कितनी क्रिएटिविटी डाल रहे हो, या अपने तरफ से कौन से शब्दों का उपयोग कर रहे हो, या जो किताब की जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है उस डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को आप कितना सिंप्लीफाइड करके बच्चों के सामने पेश कर रहे हो। तो एक प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। देन प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। तो बच्चों को जो टीचर है वो किसके लिए इनकरेज करते हैं, सेल्फ लर्निंग के लिए भी, है ना। बच्चे कैसा, स्टूडेंट्स विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, स्वाध्यायी भी होना चाहिए, एक सेल्फ रिलायंस होना चाहिए कि कभी भी बहुत सारी चीज़ें टीचर्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सेल्फ लर्निंग, बच्चों में सेल्फ लर्निंग का एटीट्यूड भी आना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग द सेल्फ लर्निंग। तो ये हो गए अपने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मैगजिम्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, ये भी कभी कोई शॉर्ट नोट आता है। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग मतलब सिद्धांत, पढ़ाने के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, या और समझ लो कि कुछ नीति सूत्र रहते हैं ना, जैसे क्या कौन से सिद्धांत कौन से, या मूल सिद्धांत कौन से मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। तो मूल सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहला नंबर पे आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो पहला मैगजिम्स क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब भी हम क्लास में टीचिंग करवाते हैं या किसी बच्चे को सिखाते हैं, लर्निंग करवाते हैं, टीचिंग करवाते हैं, तो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं कि बच्चे जब बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको माउथ वॉश, फाउंडेशन में माउथ वॉश है, स्पंज बाथ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे हम क्या डायरेक्ट उसको कैथेटराइजेशन करने के लिए कहते हैं क्या? नहीं कहते। हम डायरेक्ट उसको सीनियर नर्सिंग प्रोसीजर करने के लिए कहते हैं?
कि तो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे चलते। पहले उनको माउथ वॉश क्या होता है पहले पढ़वाते हैं, फिर सिंपल प्रोसीजर है, फिर बच्चे जैसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाते हैं तो फोर्थ ईयर में वो कैथेटराइज भी कर देते हैं। ठीक है, हम बच्चों को एकदम से फर्स्ट ईयर में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं कहते, पहले हम उनको सिखाएंगे। और तो हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहला मैक्सिम्स क्या है, पहला नीति सूत्र या पहला इसका मौलिक सिद्धांत क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, पहला सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टीचर को पहले कभी शुरुआत करवाना है, जैसे नर्सरी में पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम जब बच्चा नर्सरी में तो अल्फ़ाबेट पढ़ता है, फिर धीरे धीरे सेंटेंस बनाना सीखता है, फिर वो आगे जा करके ऐसी बहुत सारी चीज़ें फोर्थ, फिफ्थ से सिक्स, सेवन्थ, तो इस तरह से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। पहला हमारा मूल सिद्धांत क्या है कि टीचिंग क्या नहीं होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये मैक्सिम्स आप टीचिंग शॉर्ट नोट हमेशा आता है। तो फिर दूसरा मूल सिद्धांत क्या है, इजी टू डिफ़िकल्ट। इजी टू डिफ़िकल्ट, पहले हम सिंपल काम करने, बच्चों को छोटे छोटे प्रोसीजर देते हैं करने के लिए, फिर हम धीरे धीरे उनको डिफ़िकल्ट प्रोसीजर देते हैं। ठीक है, तो पहला सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, देन इजी टू डिफ़िकल्ट। पहले इजी की तरफ भी धीरे धीरे हम डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में बच्चों को एनाटॉमी पढ़ना है, न्यूट्रिशन भी पढ़ना है, सब बेसिक सब्जेक्ट फिर पढ़ना है, फिर आगे जा करके फिर हम मेडिकल सर्जिकल पढ़ते हैं, तो वो फिर वो जो भी एनाटॉमी उसने पढ़ी वही वो मेडिकल सर्जिकल में उसको वो काम आती है। तो पहला सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, दूसरा इजी टू डिफ़िकल्ट, नोन टू अननोन। तीसरा मैक्सिम्स क्या है, नोन टू अननोन। पहले हम कोई चीज़ मालूम रहती है हमको थोड़ी बहुत, फिर हम स्टडी करके फिर हम थोड़ा अननोन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ऐसे ही याद करना पड़ेगा, नोन टू अननोन। देन पार्ट्स टू होल। पार्ट्स टू होल, पहले हमको कोई चीज़ पर्टिकुलर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर उस एक छोटा सा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एनाटॉमी में हमने लीवर पढ़ लिया, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब पार्ट टू होल, तो बाद में जा कर के जो हिपेटोलॉजिस्ट होते हैं लीवर के बारे में पूरी स्टडी कर लेते हैं, और लीवर वो पर्टिकुलर चीज़ में लीवर में कितनी बीमारियां होती है, लीवर में क्या होता है ना, तो वो पर्टिकुलर फिर वो हिपेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर चीज़ को वो पहले तो छोटी पढ़ी उन्होंने, बाद में उन्होंने पूरा होल पढ़ा। देन अगला है होल टू पार्ट्स। होल टू पार्ट्स भी होता है, जैसे हमने पूरा पर्टिकुलर, जैसे आपने ये पढ़ लिया है कि यही मैं आपको लीवर का एग्जांपल दूं कि पहले आपने पूरा लीवर पढ़ लिया, ठीक है, अब वो पर्टिकुलर लीवर में भी हम ये बात करें कि भाई सिरोसिस ऑफ लीवर, तो यहाँ पे हो रहा है होल टू पार्ट्स। तो कैसे होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कैसी होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पहले कॉम्प्लेक्स चीज़ें, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पहले पढ़ा दी और सिंपल बाद में पढ़ाया, पहला यूनिट पढ़ाया ही नहीं, हम आखिरी यूनिट पे कूद गए। तो पहला यूनिट सिंपल वे में है और हम आखिरी यूनिट में कैसे जा सकते। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमको जाना है, फिर इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ना है, फिर नोन टू अननोन की तरफ बढ़ना है, देन पार्ट्स टू होल या होल टू पार्ट्स। ये भी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इनको लिख के याद करना। देन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि पहले हमने एक कंप्लीट स्टडी करी डिटेल में कॉन्क्रीट, फिर उसको सारांश, तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देन पर्टिकुलर टू जनरल, पहले हमने एक पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी, फिर पर्टिकुलर के बाद हम जनरल डिस्कशन में चले गए, तो पर्टिकुलर टू जनरल। देन एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस मतलब कि एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पूरा कंप्लीट पढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूरा कोई किसी चीज़ पे एक डायबिटीज़ पे सेमिनार है, तो डायबिटीज़ पे पूरी डेफिनेशन है, पूरी तरह के मैनेजमेंट है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, ठीक है, और वो सब करने के बाद आपने एक सिंथेसिस क्या निकाला, उसका एक सारांश क्या निकाला, उसकी कंक्लूशन क्या निकाला, तो एनालिसिस टू सिंथेसिस। देन एम्पेरिकल टू रेशनल। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का डाटा बेस्ड, ये किसी डाटा के आधार पर, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे देश में वो 2019 में इतनी पॉपुलेशन थी, 19 में, फिर 2020 में ये पॉपुलेशन हुई, तो एम्पेरिकल टू रेशनल।
पहले हमने डाटा पे बात करें, फिर हम उसका रेशनल कि भाई ये इतनी पॉपुलेशन थी तो ये क्यों हुई, हम उसके फैक्टर पे चले जाएंगे। हम डायरेक्ट फैक्टर पे बात करेंगे क्या, नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि भाई इतने 10 साल में हमारा सेंसस होता है, तो जो 2011 में हुआ था तो 11 में इतनी पॉपुलेशन थी, अब जैसे 2021 में जो वो होगा तो हम देखेंगे भाई कि इस समय पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, तो इसके क्या फैक्टर थे, क्या कारण थे। तो एम्पेरिकल टू रैशनल, देन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। सब पहले हम पूरी जनरल साइकोलॉजिकली हम वो स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम पर्टिकुलर चीज़ पे आएंगे, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है, इसका मैं PDF भेजूंगी, फिर आप इन चीज़ों को एक एक 2-2 3-3 4-4 लाइन दी हुई है उसको आप समझना। ठीक है, तो ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, इसको ऐसे ही याद करना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, पार्ट्स टू होल, होल टू पार्ट्स, देन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, एम्पेरिकल टू रेशनल एंड साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। देन उसके बाद है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल के बाद आता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। ये प्रेजेंट सिनारियो एक्चुअल स्थिति से लेकर के एक प्रेजेंटेटिव स्थिति तक आ जाएगा, एक्चुअल टू प्रेजेंटेटिव। देन इंडक्शन टू डिडक्शन, इंडक्शन टू डिडक्शन, इंडक्शन का मतलब जैसे इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो एक शुरुआत से लगा करके, डिडक्शन मतलब उसको जा करके ख़त्म करना, तो इंडक्शन से डिडक्शन। देन जनरल टू स्पेसिफिक, पहले हम एक जनरल मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जनरल बात करते हैं और जनरल कर पढ़ाते पढ़ाते हम फिर पर्टिकुलर चीज़ पे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो जनरल टू स्पेसिफिक, देन इसी में आता है स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, देन स्पेसिफिक टू जनरल। फिर आता है इनडेफिनेट टू डेफिनेट, कोई चीज़ इनडेफिनेट है और फिर इनडेफिनेट पढ़ के फिर हम जाकर पर्टिकुलर चीज़ के डेफिनेट पे जाएंगे। देन ओवरव्यू टू डिटेल, पहले ओवरव्यू, ठीक है, पहले हम छोटी सी चीज़ पढ़े, उसके बाद में हम धीरे धीरे उसमें डिटेल में जाएंगे, तो ओवरव्यू टू डिटेल। देन ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, इसका नेक्स्ट मैक्सिम्स क्या है, ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग। पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन था रीजनिंग, इसका क्या रीज़न था, ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग। देन उसके बाद है फॉलो नेचर, नेचर को हमको फॉलो करना है। इसके अंदर जो कोई भी चीज़ की जो नॉर्मल जो फिनोमिना है या नॉर्मल जो स्वभाव है उसका, तो हमको एक नेचर को फॉलो करते हुए चलना है। तो दीज आर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इस पर भी शॉर्ट नोट आता है, ये सबको लिख के याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम और लेंगे हम, नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा फार्मूलेशन ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, फार्मूलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी क्लास कंप्लीट हो जाती है। अब ये नेक्स्ट क्लास 1-2 दिन में और इसका डाल दूँगी मैं, फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और इसका PDF भी डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।